हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया धवन एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। 4 इम्पोर्टेंट काम जो हमने कनाडा जाने से पहले करने हैं और 5 बहुत इम्पोर्टेंट काम जो वहाँ पहुँचते ही करने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले 4 इम्पोर्टेंट काम जो हमने जाने से पहले करने हैं। तो पहला काम जो है वो है सभी के सभी ऑल द एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सभी जो इम्पोर्टेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं घर पे छोड़ के जाते हैं कि ये सब संभाल के रखेंगे, मुझसे वहाँ गुम हो जाएंगे। बट सभी ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ में कैरी करने हैं, वो भी अपने बैक पैकेज में, जो आप अपने साथ पिट्ठू बैग लेके जा रहे हैं। 23 किलो के बैग में नहीं डालने हैं। सो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, आपके जितने भी 10th ऑनवर्ड जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या जितनी भी मार्कशीट्स हैं, डिग्रीज हैं, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, जो भी आपने पढ़ाई करी है वो सभी के सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या आते हैं, जैसे आपका कोई पैन कार्ड है या बर्थ सर्टिफिकेट है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन जरूर करवा लीजिएगा, और आधार कार्ड है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ कैरी करने हैं, ओरिजिनल अपने पिट्ठू बैग में, अपने बैकपैकर में। और इसके साथ आप अपने साथ कुछ 10-15 जो है फोटोग्राफ्स भी ले जाइएगा, जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और आगे कलरफुल कपड़ों के साथ आपने करवाना है। 80% जूम ऑन फेस, तो वो फोटोग्राफ्स को भी आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी जगह जगह पर, तो इसलिए आपने वो साथ में कैरी करनी है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो है हमारे इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस। वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ओंटारियो प्रोविंस के बारे में, ओंटारियो स्टेट के बारे में। तो वहाँ पर जो है G1 टेस्ट होता है, G2 टेस्ट होता है, और उसके बाद G लेवल का आपने जो है टेस्ट क्लियर करना होता है, एंड दैट यू गेट द फुल लाइसेंस। सो G1 के बारे में पहले बात करते हैं। G1 इज बेसिकली अ रिटन टेस्ट। ये जो रिटन टेस्ट है, इसकी प्रिपरेशन आप कहीं पर भी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है। अभी आप इंडिया में हैं तो उसका थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिए आप। तो G1 का आपने रिटन टेस्ट देना होता है, एंड देन यू गेट अ G1 लर्निंग लाइसेंस। तो आपको लर्निंग का लाइसेंस मिल जाता है। ये टेस्ट कहाँ होता है, वहाँ पे कनाडा में काफ़ी जगहों पे ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स बने होते हैं, ड्राइवर एग्जामिनेशन सेंटर बने होते हैं, जहाँ पर जाके आप ये एग्जाम रिटन टेस्ट दे सकते हैं। सो ये टेस्ट क्लियर करने के बाद जब आपको G1 लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है, देन आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने के बाद जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, एंड देन यू गिव G2 ड्राइविंग टेस्ट। तो G2 ड्राइविंग टेस्ट जब आप देते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, बट उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि आप कौन कौन से प्रोविंसेस में उस G1 लाइसेंस के ऊपर जा सकते हैं, कौन कौन से हाईवेज पे आप जा सकते हैं, अल्कोहल लेवल क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपकी गाड़ी में कितने बैठ सकते हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं G1 जो ड्राइविंग का जो लाइसेंस होता है। फिर उसके भी 8 महीने के बाद देन यू गिव G टेस्ट। तो G टेस्ट आपको देने के बाद आपको G फुल लाइसेंस मिल जाता है, G लाइसेंस मिल जाता है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, आप सभी प्रोविंसेस में जा सकते हैं, पूरे कनाडा में आप घूम सकते हैं, कोई नंबर ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। सॉरी फॉर दिस। सो आप जो है G फुल लाइसेंस ले लेते हैं। अब अगर आप इंडिया में ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हैं, आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं, मतलब आपके पास सही वाला लाइसेंस है, आपके पास आप ऑलरेडी 2-3 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका लर्निंग ख़त्म हो चुका है। सो ये 2 चीज़ें, अगर आप 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आप कनाडा कैरी करते हैं, सो आपका जो ये 8 और 8 महीने, जो 16 महीने का जो टाइम है, 1 साल 4 महीने का टाइम है, ये आपका सेव हो जाएगा। सो ये 16 महीने बचाने के लिए जिनके पास इंडिया में प्रॉपर एक लाइसेंस है, 2 डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं। एक तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से अपना लेके जाना है, और एक आपने ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेके जाना है। ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट क्या होता है, इट्स बेसिकली एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर जो है इंडिया में जो भी लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी है, वहाँ पर जाके आप ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, एक्सपीरियंस लेटर के लिए अप्लाई कर दीजिए। ये 2 डॉक्यूमेंट अगर आप वहाँ लेके जाते हैं, सो यू विल सेव योर 16 months। सो बेसिकली आपको मिनिमम 1 महीने के अंदर G लाइसेंस फुल लाइसेंस मिल जाएगा, या मैक्सिमम आपको 2 महीने लगेंगे। सो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब इफ़ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा, सो व्हाट आर द बेसिकली द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग दैट। सो पहला, आपको अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सो यू सेव योर लॉट ऑफ मनी, मतलब आपको नई कार खरीदनी है, इंश्योरेंस के ऊपर आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है, आपको कम इंश्योरेंस लगती है। जो फ्रेशर या जो फ्रेश लाइसेंस होता है उसके ऊपर इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा जाती है।
सो एक तो आप अपने इंश्योरेंस की मनी सेव कर लेते हैं, दूसरा जो है आपका टाइम सेव हो जाता है 16 महीने का, अगर आप इंडिया से 2 ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, एक ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट और एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस। +2 वाले बच्चों के पास शायद नहीं होगा, बट जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो ये दोनों चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। और अब तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है, गेट योर मास्टर्स बैचलर्स डिग्री एवेल्युएटेड फ्रॉम द रेगुलेटेड बॉडीज। आपकी जो भी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रीज हैं वो आप इंडिया से ही जो है एवेल्युएट करवा के जाइए। कहाँ से एवेल्युएट होती हैं, कौन कौन सी रेगुलेटेड बॉडीज हैं, लाइक वैस है, WES, कैस है, CES, IQS है, IQAS। सो इन सब तीनों में से आप किसी से भी जो है अपनी जो आपकी डिग्रीज हैं वो एवेल्युएट करा सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स की होती है। सो इंडिया से पहले क्यों एवेल्युएट करा के जाएंगे, आपका डिप्लोमा 2 साल का है, उसके बाद आप 3 साल का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आप पूरा 3 साल का वर्क वीज़ा भी यूज़ करेंगे तो 5 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी है, वो ख़त्म होने से पहले तो आप PR अप्लाई करेंगे ही। और अगर आप साल के बाद वर्क वीज़ा में या 2 साल के बाद ही आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी वैस होगा, आपकी ऑलरेडी सारी डिग्रीज इवेल्युएट हो चुकी होंगी जिसके पॉइंट्स आपके PR में काउंट होंगे। तो आप इंडिया से ही करा के जाइए। दूसरा, क्यों इंडिया से और करा के जाना चाहिए, द रीज़न है कि जब वहाँ पर आप अपनी जो डिग्रीज हैं इवेल्युएट करवाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया में, आई एम सॉरी टू से, बट बिना 3-4 चक्कर काटे यूनिवर्सिटी के वो काम नहीं होने वाला। तो आप वहाँ से यहाँ तो आ नहीं सकते हैं और आपके घर वालों को बहुत परेशानी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए बेटर है कि जाने से पहले वैस वगैरह जो है, कैस वगैरह है, वो करवा लीजिए। अब ये क्या चीज़ होती है बेसिकली, ये जो भी आपकी इंडियन बैचलर या मास्टर्स डिग्री है और जो कैनेडियन एजुकेशन है उसकी इक्वलेंसी जो है वो कंपेयर की जाती है। सो बेसिकली इंडिया की जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका लेवल क्या है, उसके पॉइंट्स कितने बनते हैं, तो उसको जो भी रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं उनको उनकी जो इक्वलेंसी है वो इवेल्युएट करके जो है कंपेयर करके जो है आपको उसका रिजल्ट दे देते हैं, विच इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। Earlier क्या होता था, like earlier it used to be like you have the universities they have to send your transcripts through the courier, but आजकल तो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। एंड इट वुड बी रियली गुड कि अगर आप इंडिया से ही जो है या अपने सारी डिग्रीज इवेल्युएट करके पहले ही साथ में लेके जा सकते हैं। तो अब आ जाता है हमारा चौथा इंपॉर्टेंट काम जो हमने जाने से पहले करना है इंडिया में, बिफोर गोइंग टू कैनेडा। सो वो है हमारे एक्सपीरियंस लेटर एंड हमारे रेफरेंस लेटर। ये +2 वाले बच्चों के लिए नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी +2 के बाद भी अगर काम कर रहे थे एंड या बैचलर्स के बाद काम कर रहे थे, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर है और जो भी आपके रेफरेंस लेटर हैं वो ध्यान से आप लेके जाइए। और जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर है अगर आप उसके अंदर नॉक कोड डलवा सकते हैं या आपकी जॉब फुल टाइम थी या पार्ट टाइम थी ये भी डलवा सकते हैं उसके अंदर, और आपके जो है नंबर ऑफ आवर्स कितने आप डेली काम करते थे और वीकली आवर्स आपके कितने बनते थे, प्लस आपकी रोल्स क्या थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, और आपका मैनेजर। क्योंकि क्या होगा कि जब आप कनाडा चले जाएंगे और 2-3 साल के बाद फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर की PR के टाइम पे जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक शायद वो मैनेजर चेंज हो चुका होगा और कंपनी भी आपको भूल चुकी होगी। सो इट वुड बी गुड कि अगर अभी आप एक्सपीरियंस लेटर ले रहे हैं तो उस एक्सपीरियंस लेटर के अंदर अपना नॉक कोड, अपना नंबर ऑफ आवर्स, अपना फुल टाइम जॉब पार्ट टाइम थी आपकी, एंड आपके मैनेजर का नाम क्या है, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें उसमें डिटेल में अच्छे से लिखवा लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मैं बताना आपको चाहूँगी कि जो आपकी सैलरी है उसका स्टेटमेंट भी साथ में ले जाइए, बट और जो आपका सैलरी अकाउंट है उस सैलरी अकाउंट को क्लोज मत करवाइएगा, क्योंकि जब आप PR के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको उस सैलरी अकाउंट के स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाने से पहले सारे अकाउंट बंद करवाइएगा बट सैलरी अकाउंट मत क्लोज करवाइएगा। और इन केस अगर आपकी सारी जो जॉब है वो कैश पे थी तो एक्सपीरियंस लेटर के अंदर जो है आपकी सैलरी क्या थी या पे स्लिप्स जो हैं आप अपनी बनवा के साथ लेके ज़रूर जाइए, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि हम वंस वी रीच टू कनाडा देन व्हाट शुड वी डू। तो जैसे आप कनाडा पहुंचते हैं तो जो पहली चीज़ है वो सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पर ही हैं और इमिग्रेशन डेस्क के पास खड़े हुए हैं
तो इस इमिग्रेशन काउंटर पे जो भी वीज़ा ऑफिसर है और आपको वो स्टडी परमिट देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं बिना स्टडी परमिट लिए सीधा निकल लेते हैं वहाँ से। सो स्टडी परमिट लिए बिना नहीं जाना है, आपने जो ऑफिसर का जो डेस्क है वो नहीं छोड़ना है। और आपने एक चीज़ और करनी है, दैट यू शुड चेक ऑल द डिटेल्स एंड ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड द डेटा एंड द कंडीशंस विच इज़ देयर ऑन द स्टडी परमिट, इट इज़ ऑल करेक्ट और नॉट। जस्ट प्लीज़ बी श्योर दैट यू शुड चेक ऑल द पर्सनल जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो भी इसमें कंडीशंस हैं, आपका कब खत्म हो रहा है, आपका कोर्स कब खत्म हो रहा है, स्टडी परमिट कब खत्म हो रहा है, वो सब एक बार आप वहाँ पर 2 मिनट लगाइए और चेक कर लीजिए। इन केस अगर वो ठीक नहीं है, प्लीज़ नोटिफाई द ऑफिसर एंड अगर इनकरेक्ट, बिकॉज अगर वो इनकरेक्ट होता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ गुड टाइम टू करेक्ट दैट। सो आप जाने से पहले जो है, बट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन केस अगर उसमें मंथ्स कम है, लाइक 3 मंथ्स का ही उन्होंने लगा के दिया फॉर सम देयर ओन रीजंस, तो वहाँ पे बहस मत करिएगा। जस्ट लीव द डेस्क, बट मेक इट श्योर कि दैट ऑल द अदर लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, योर सरनेम, योर पासपोर्ट नंबर, योर कॉलेज, योर DLI, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो ये जाने से पहले आपने जो स्टडी परमिट है एयरपोर्ट पे जो है आपका वीज़ा ऑफिसर का डेस्क छोड़ने से पहले मेक इट श्योर कि दैट यू शुड हैव अ स्टडी परमिट। अब आ जाता है सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़। तो जब आप एयरपोर्ट पर ही हैं तो वहाँ पर ही आप सोशल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड SIN। सो SIN सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो कि आप 2 जगहों से अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली गेट इट फ्रॉम एयरपोर्ट, अगर आपके पास एयरपोर्ट पे टाइम है तो आप उसको साथ ही लेकर जाइए वहाँ से। नहीं तो आप किसी भी सर्विस कैनेडा के ऑफिस में जा सकते हैं। यू कैन गो टू सर्विस कैनेडा ऑफिस एंड इट विल जस्ट टेक 15 मिनट्स 20 मैक्सिमम मिनट्स, हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लगता है। एंड यू गिव देम योर डिटेल्स एंड यू विल गेट योर SIN नंबर। तो SIN नंबर बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी परमिट के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है SIN नंबर, सोशल इंश्योरेंस नंबर। अब आ जाता है तीसरा इंपॉर्टेंट काम। सो हमने सोशल इंश्योरेंस नंबर ले लिया है, हमारे पास स्टडी परमिट भी है। नाउ वी विल गो टू बैंक एंड विल ओपन द बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट जो है आपने उसी बैंक में खोलना है जिसमें आपका GIC अकाउंट है। सो GIC अकाउंट जो है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। विल गो आउट ऑफ द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो GIC जो है कनाडा में CIBC में खुलता है, ICICI बैंक में खुलता है, स्कॉशिया में खुलता है, SBI कनाडा भी है और वो बिल्कुल इंडिया के SBI जैसा है, नो ऑफेंस, एंड HSBC है। सो इन सब बैंकों में अकाउंट खुलता है, बट इनमें सबसे बेस्ट फ्रेंकली सेइंग CIBC है। और उसका एक कारण तो ये है कि CIBC में सिर्फ $10,000 जमा कराने पड़ते, बाकी सब बैंक में $10,200 जमा कराने पड़ते हैं। एंड CIBC टेक्स अ वेरी लेस टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, जस्ट 4 or 5 days ओनली। सो CIBC है या स्कॉशिया बैंक है, जहां पर भी आपका GIC था वहां जाके आपने अपना एक पर्सनल अकाउंट खोलना है। अब इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं कनाडा में, एक चेकिंग अकाउंट है और एक सेविंग अकाउंट है। सो जब आप अपना वहाँ पे अकाउंट खोलेंगे तो जो आपके GIC में से जो आपने $10,000 जमा कराए थे उसमें से $2,000 जो हैं वो चेक इन अकाउंट में चले जाएंगे, पर आपने वो इस्तेमाल नहीं करने हैं। आई नो सबके दिमाग में आना ये शुरू हो गया है कि आईफोन लेना है और लैपटॉप लेना है, घूमना फिरना है, बट प्लीज़ डू नॉट यूज़ दैट $2,000। उस चेकिंग अकाउंट से जो आपके जिसमें $2,000 आ गए हैं, उस $2,000 को जो है उसी टाइम सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। सो इन दोनों अकाउंट्स में क्या फ़र्क है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो चेकिंग अकाउंट होता है वो आपके डे टू डे और डेली यूज़ के लिए होता है, जो भी आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर आता है जितना मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं। बट जो सेविंग अकाउंट होता है वो सेविंग्स के लिए होता है, उसमें कुछ मिनिमम विड्रॉल के नंबर्स होते हैं, आप बार बार ऐसे जाके जो है उसमें से मनी विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए सेविंग अकाउंट, और यूजुअली जो है ये 0% इंटरेस्ट पे होता है। सो आपने अपने जो $2,000 जो आपके GIC से आपके चेकिंग अकाउंट में आएंगे, आपने जो है उसको ट्रांसफर करके सेविंग अकाउंट में डाल देने हैं। तो आपने 2 अकाउंट खुलवाने हैं। ये जो $2,000, इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। आई नो कि $2,000 लगता है कि पहले कनाडा जाते, क्योंकि फ्रेंक के पास भी आईफोन जो है 12 प्रो है, 13 प्रो है और 14 भी आने वाला है मार्केट में, अभी तो 13 14। सो वो खरीद लूँ, लैपटॉप खरीद लूँ, थोड़ा सा कनाडा घूम लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, बट प्लीज़ डू नॉट वेस्ट, इट्स ऑल वाइट मनी एंड $2,000 पड़े हैं। अभी आपको 3rd सेमेस्टर की फीस भी जमा करानी है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कैश पे भी काम करते हैं। यू कैन यूटिलाइज
यूटिलाइज दैट मनी, बट प्लीज डू नॉट यूज दिस, मतलब दिस इज माई पर्सनल एडवाइस। आपकी मर्जी है, आप मानना चाहते हैं कि नहीं, बट आप अपनी जो ये $2000 हैं इनको एज इट इज रहने दीजिए। खत्म करने के लिए आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, बट ये आपके पैसे काम आएंगे जब आपको 3rd सेमेस्टर की फीस जमा करानी होगी। पहले महीने में आपको $2000 मिलेंगे, उसके बाद हर महीने आपको $670 आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और उनको भी आप यूज मत करिए और उनको एज इट इज रहने दीजिए और उसको सेविंग में शिफ्ट करते रहिए, और सेविंग अकाउंट में बाद में जो ये पैसा है आप अपने 3rd सेमेस्टर की फीस के लिए इस्तेमाल करिए। सो स्टडी परमिट मिल गया, सिन नंबर मिल गया और बैंक अकाउंट खुल गया। अब आ जाता है हमारा सिम, हमारा फ़ोन नंबर। सो अब हमने अपना जो है सिम बाय करना है, क्योंकि उसके बिना सारा काम रुका हुआ है। किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं, किसी से सलाह नहीं ले सकते हैं और किसी को अपना हाल चाल नहीं बता सकते हैं। सो आप फ़ोन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। अब जब आप फ़ोन नंबर लेने जाते हैं, सिम लेने जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे डेटा के ऊपर है, GB कितना लेना चाहते हैं उसके बारे में फिर किसी दिन और किसी जो है यूट्यूब के इसमें चैनल में बात करेंगे, बट वो अगर आप चाहेंगे तो। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप सिम लेने जाएंगे तो सिम के लिए वहाँ पर जो भी सेल्समैन होते हैं वो बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये नया फ़ोन ले लीजिए, ये डील है, वो डील है। आपने बिल्कुल भी उस लालच में नहीं आना है। अभी आपको बताया है कि वो जो $2000 आपके पास हैं, आपने वो किसी भी नए फ़ोन के ऊपर जो है वेस्ट नहीं करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि कनाडा में होना है तो आईफोन हाथ में ही होना चाहिए। सो जो भी अभी आपके पास फ़ोन है, आप उसी से जो है 6 महीने 1 साल काम चलाने की कोशिश करिए। वंस यू गेट सेटल डाउन एंड देन यू कैन बाय अ न्यू वन। सो आप जो है वो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे, किसी भी जितना मर्जी कन्विंस कर लें। यू हैव टू बी वेरी श्योर, एंड अगर अनटिल अनलेस अगर आपको रियली रिक्वायर्ड है एंड आपने इंडिया में ऑलरेडी आपके पास बहुत पुराना फ़ोन था एंड यू थॉट कि नहीं जाके लेना है, एंड योर पेरेंट्स हैव गिवन यू सम extra money for that, then or you have lots of money, then you should go for a new phone. Until unless you should not go at all for the new phone. So once you go and buy the new phone, अब इसमें ज़रूरत क्या है, एक तो बातचीत तो करनी ही है, फ़ोन चाहिए ही चाहिए है। बट जब आप नया फ़ोन लेते हैं, क्योंकि आपने अभी इसके लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, 20 आवर्स आपको हफ्ते में अलाउड है ना लीगली। सो जब आप रिज्यूमे बनाते हैं तो रिज्यूमे के ऊपर फ़ोन नंबर होगा, तभी तो कोई ओनर जो एम्प्लॉयर है आपको कांटेक्ट कर पाएगा। तो रिज्यूमे में फ़ोन नंबर के बिना रिज्यूमे नहीं डालना है कहीं पर भी। सो रिज्यूमे के अंदर फ़ोन नंबर लिखने के लिए आपके पास एक फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। तो स्टडी परमिट लेने के बाद, सिन लेने के बाद और बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चौथा काम है वो है आपने जाके फ़ोन नंबर लेना है, ताकि आप अपने रिज्यूमे में प्रॉपर लिख सकें और तब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। अब आ जाता है सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट काम, वो है जैसे ये सब चीज़ें हो गई जो हमने पहले बातचीत करी थी, जिनके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या जो इंडिया से ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट नहीं लेके गए हैं और उसके बाद उन्होंने भी तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो नाउ आफ्टर गेटिंग अ सिम, आपका फ़ोन नंबर लेने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है लास्ट में, वो आता है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो अभी 12th वाले स्टूडेंट्स हैं या 18 के हुए हैं, सो वो जो बच्चे हैं वो जाते ही G1 का रिटन टेस्ट कर लीजिए और इसका इंडिया से प्रिपेयर करके जाइए। थोड़ा सा जो भी टाइम है, आप पूछते रहते हैं ना कि क्या करें मैडम, तब तक क्या करें, जब तक अप्लाई किया हुआ है तब तक आप G1 रिटन टेस्ट की जो है प्रिपरेशन कर लीजिए। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारा ऑनलाइन मटीरियल अवेलेबल है, गो टू दैट एंड प्रैक्टिस, एंड देन जाते ही जो है आपने G1 का टेस्ट दे देना है। So once you get a learning license or a G license, full license, so जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आपका सारा काम आसान हो गया। Why it is important? Because उससे पहले आप हर जगह यू वर कैरिंग योर पासपोर्ट एवरीवेयर, बिकॉज दैट वॉज योर ओनली ID यू वर हैविंग। सो आपको हर जगह अपना पासपोर्ट कैरी करना पड़ता था। तो अब जब आपके पास लाइसेंस आ गया, यू कैन यूज इट एज अ ID। सो अब आपको अपना पासपोर्ट हर जगह, यू डोंट हैव टू कैरी एवरीवेयर। सो आपने जो है लाइसेंस अप्लाई करना है। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो जाने से पहले करनी है और जो वहाँ पहुँचते ही करनी है। लेट्स रिवाइंड इट वंस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करना था। तो यहाँ पे जाने से पहले सभी जितने भी
एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अपने बैकपैकर्स में अपने साथ कैरी करने हैं, सभी के सभी विद फोटोग्राफ्स। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ऑलरेडी है तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक्सपीरियंस लेटर एक्सट्रैक्ट ज़रूर साथ में आपने कैरी करना है। ये दो चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेके जाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जितने भी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री हैं उनका आप जो है रेगुलेटेड बॉडी से जो है एवेल्युएशन ज़रूर करवाएंगे, जो भी आपको सूट करती हैं इन तीनों रेगुलेटेड बॉडीज़ में से। एंड प्लस आपका जो भी एक्सपीरियंस लेटर है और जो भी आपके रेफरेंस लेटर हैं उनमें सभी डिटेल जो आपको पीआर के टाइम पे ज़रूरत पड़ेंगी वो आप साथ लेके जाएंगे। और वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचते ही सबसे पहले अपना स्टडी परमिट लेना नहीं भूलेंगे। सिन नंबर अगर आपके पास टाइम है और आपको कोई लेने आ रहा है और उसको टाइम लगेगा, सो यू कैन गो फॉर योर सिन, आप सोशल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई कर देंगे। नहीं तो नेक्स्ट डे ही जाके आप जो है सोशल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो है आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद अपना फ़ोन नंबर लेंगे और फ़ोन नंबर के बाद एंड में जो है आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। आई विश कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो डेफिनेटली प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको नहीं पसंद आया तो you are good to go for dislike also. Thank you so much. Have a good day and I wish you all the very best for your journey and have a safe and sound journey. Thank you so much. Love you all. See you all in Canada. Thank you.